आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं कैसा ये इश्क है भाग 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है कैसा ये इश्क है। इस बार हमने अपने मुख्य किरदारों के नाम अपने एक प्यारे से व्यूअर दोस्त जेनिफर जी की फरमाइश पर रखा है। हमारी अगली कहानी के मुख्य किरदारों के नाम हमारी एक और प्यारे से दोस्त की फरमाइश पर उनके और उनके डियर हस्बैंड के नाम पर होंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नाम है, भारती जी और सुरेश जी, जो साथ में मिलकर और भी खूबसूरत बन जाते हैं, सुभारती। और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी दोस्तों कि भारती जी और सुरेश जी की भी लव मैरिज है। आओ सुनाऊं कहानी फैमिली की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। तो आप सब भी अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं, और जो अभी सिंगल है वो अपने इमेजिनरी पार्टनर का नाम लिखकर भेज सकते हैं। हम सभी जोड़ियों की पर्ची बनाकर कहानी लिखने से पहले लकी ड्रॉ करेंगे और फिर विजेता जोड़ी ही हमारी कहानी की लीड होगी। तो दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन 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 दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात, कहानी किसी भी तरह की हो सकती है। हम कहानी को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखते हैं, जिससे कि हम आपकी बिजी ज़िंदगी से आपका थोड़ा सा कीमती वक्त चुराकर अपनी मज़ेदार कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन कर सके। हमारी किसी भी कहानी का किसी भी व्यक्ति विशेष, जगह, धर्म, जाति आदि से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आप भी हमारी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़े सुने। तो चलिए चलते हैं कैसा ये इश्क है के पहले भाग की ओर। जैसे ही घर में दाखिल हुई, ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों से मेहमानों के आने का अंदाज़ा लगाती गहरी उलझन का शिकार हो उठी। फिर सब्र के घूंट भरती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। भरपूर गर्मी, थकावट, धूल मिट्टी की उकताहट क्या कम थी कि ऊपर से ये मेहमान। बहुत ही नाराज़गी भरे अंदाज में उसने सोचा और फिर खुद को रिलैक्स करने के लिए शावर लेने चली गई। कितनी बुरी बात है कली, मेहमानों से मिले बगैर ही इस तरह खामोशी से अपने कमरे में चली आई हो। कम से कम उन लोगों से हाय हेलो तो कर ही लेती। वो जब शावर लेकर निकली तो पारुल जी को ना सिर्फ अपने कमरे में मौजूद पाया, बल्कि उनके डांट भी सुननी पड़ी। मुझे नहीं मिलना इस तरह के किसी भी मेहमान से, बुई। और जब बाबा ने उन्हें एक बार इनकार कर दिया है तो फिर ये रोज़ क्यों आ जाते हैं अपना और हमारा टाइम वेस्ट करने। कली ने मुंह फुलाकर नाराज़गी से जवाब दिया था और टॉवल से अपने गीले बालों को सुखाने लगी। तुमने तो वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जहाँ बैरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। बस इसी सिलसिले में वो लोग, पारुल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी अड़ियल जिद्दी भतीजे को वो अच्छी तरह जानती थी। उनके प्रपोजल का अच्छी तरह जवाब दे चुके हैं हम लोग, फिर भी अजीब ढेर किस्म के लोग हैं। कली ने एक बार फिर ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमानों की शान में कसीदा पढ़ा। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, पारुल जी ने अफसोस से गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अगर खाना खाना हो तो किचन में आ जाना। मुझे भूख नहीं है बुई, मैं इस वक्त सिर्फ सोना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कली ने जमाइयाँ लेते हुए जवाब दिया। फिर पारुल जी के जाने के बाद आंखों पर तकिया रखकर लेट गई। शाम के साए धीरे धीरे गहरे हो रहे थे। रात का अंधेरा बचे उजाले को धीरे धीरे निकल रहा था। चरिंदे परिंदे सब वापस अपने अपने ठिकानों पर जा रहे थे। अगस्त का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से गर्मी और उमस की शिद्दत भी ज़्यादा थी, और इस गर्मी की शिद्दत में और बढ़ावा लाइट के गायब होने की वजह से हो गया था। उस वक्त जब कली सोकर उठी थी तो कुछ खामोशी थी फिजा में। कुछ देर सुस्ती से बेड पर बैठे रहने के बाद तो मुँह हाथ धोती बाहर चली आई थी। फिजा की वो खामोशी मेहमानों के जाने का सबूत दे रही थी। तभी गहरी सांस भरती वो किचन की तरफ बढ़ गई। अच्छा हुआ तुम खुद ही उठ गई, वरना मैं अभी फ्री होकर तुम्हें उठाने के लिए ही आ रही थी, पारुल जी ने दाल चूल्हे पर रखते हुए कहा। सॉरी बुई, आपको मेरी वजह से ये सब करना पड़ा। पता ही नहीं रहा, जब आँख खुली तो इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था। कली ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगते हुए सफाई दी। कोई बात नहीं बेटा, काम ही कितना है। पारुल जी उसका गाल थपथपाते हुए किचन से बाहर चली गई। कली ने जल्दी से दाल को छोंक लगाकर सलाद के साथ साथ फ्रिज से दही निकालकर रायता भी बना लिया। जब तक अखिल जी बाहर से वापस आए, खाना लगभग तैयार था। कली बेटा, आज फिर कपिल लालचंद आए थे। खाने के दौरान इधर उधर की बातों के बाद आखिर में अखिल जी ने यह टॉपिक छेड़ दिया। जानती हूँ बाबा, पूरे सुकून भरे अंदाज में उन्हें जवाब देकर वो पानी पीने लगी। फिर आपने इस सिलसिले में क्या सोचा है? अखिल जी कुछ देर तक उसकी तरफ इंतजार भरे नजरों से देखते रहे कि वो और कुछ कहे, मगर दूसरी तरफ उसके लापरवाह अंदाज को देखकर उन्होंने पूछा था,
बाबा, मैं अपना जवाब पहले भी आपको दे चुकी हूँ और सोचने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पानी का ग्लास टेबल पर वापस रखते हुए उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। बट वाई बेटा, कबीर अच्छा लड़का है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, अच्छे शरीफ लोग हैं, लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं, फिर आखिर आपको एतराज किस बात पर है? खाने से हाथ धोकर अखिल जी ने कली से पूछा। जब से कबीर रायचंद का रिश्ता उसके लिए आया था, यह पहली बार था कि वो खुद कली से इतनी डिटेल से बात कर रहे थे। हालांकि जब वो लोग पहली बार रिश्ता लेकर आए थे, तब कली ने सुनते ही इनकार कर दिया था। मगर इस इनकार के बाद भी कपिल रायचंद दूसरी बार इसी वजह से उनके घर आए तो अखिल जी से रहा ना गया और तब उन्होंने खुद कली से इस बारे में बात करने की ठान ली। इस रिश्ते से वो हर तरह से निश्चिंत थे, मगर कली ना जाने क्यों इनकार किए जा रही थी। किसी बात पर भी एतराज नहीं है मुझे, कली ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, जैसे ये बात उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। फिर भी इस रिश्ते से बार बार इनकार क्यों कर रही हैं? क्या आपको कोई और पसंद, मेरा मतलब है? अखिल जी ने झिझकते हुए सिर्फ इतना ही कहा। पारुल जी इस पूरे वक्त में खामोश बैठी उनकी तकरार सुन रही थी। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी है, कली ने प्लेट एक तरफ खिसकाते हुए जवाब दिया। ठीक है बेटा, अगर आप अभी शादी नहीं करना चाहती तो फिलहाल मंगनी वगैरह कर लेने में कोई दुश्वारी नहीं, शादी आपके एग्जाम के बाद रख लेंगे। अखिल जी ने अपनी तरफ से एक अच्छा हल रखा था उसके सामने, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता कली के लिए बेहद पसंद था। नो बाबा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, ना अब ना तब, ना कबीर रायचंद से और ना किसी और से। इसलिए बाबा, आप वो गंभीर लहजे में बोली थी। आय हाय लड़की, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो यूं धड़ल्ले से बोल रही हो कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, अगर ये लड़का पसंद नहीं है तो किसी और से हम तुम्हारी शादी कर देंगे, मगर इस तरह ये कहना। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, पास खामोश बैठी पारुल जी बोल उठी थी। मैंने कहा ना बोई कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं बस आप लोगों के साथ ही रहूंगी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार उसने प्यार से खाना खाती पारुल जी के गले में बाजू डालते हुए कहा, जबकि उसके लहजे और अंदाज को देखकर अखिल जी गहरी सोच में पड़ गए। लेकिन बेटा, ये तो एक कर्तव्य है और हर माँ बाप को एक कर्तव्य निभाना पड़ता है। फिर तुम दूर थोड़ी होगी, हमसे मिलने आया करोगी, कभी कभी हम तुमसे मिलने आया करेंगे। पारुल जी ने गंभीरता और प्यार भरे अंदाज में उसे समझाया। जी बुई, जैसे कोमल दी आती थी, ये रंगीन सपने आप मुझे मत दिखाइए, शादी और इस हकीकत को मैं अच्छी तरह जान गई हूँ बुई। कोमल दी की शादी करके आपको कोई सीख नहीं मिलेगी कि आप लोग मुझे भी। वो अब सख्त लहजे में जहर उगल रही थी। बाबा, आप उन लोगों को इनकार कर दें, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, एंड आई एम सॉरी। वो कड़कते लहजे में कहती आगे बढ़ गई और उसके लहजे और अंदाज की सख्ती ने अखिल जी को गहरी टेंशन में धड़ेल दिया था। वो एकदम से मायूस से हो गए थे। परेशानी की गहरी परछाइयां उनके वजूद को घेरे खड़ी थी। आप परेशान मत हो भाई, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है, अगर जख्म देता है तो मरहम भी वही रखता है। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कली के जाने के कुछ देर बाद पारुल जी ने अपनी हिम्मतें जुटाने के बाद उन्हें तसल्ली वो दिलासा दिया, वरना तो पारुल जी का अपना दिल भी गम के बोझ से फटने लगा था। क्या ख्याल है शिवानी, इससे पहले कि नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाए क्यों ना हम कैंटीन चलें? अब भूख लग रही है, सुबह भी नाश्ता नहीं किया था मैंने। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ऑफ होने पर वो जैसे ही क्लास से निकली थी, कली ने शिवानी को दुहाई देते हुए कहा, यार नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। शिवानी ने खुश होते हुए कहा और फिर दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। हाय गाइस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो दोनों बर्गर, चिप्स और पेप्सी का लुत्फ उठा रही थी जब कबीर रायचंद ने शिवानी के करीब खड़े होते हुए बहुत ही नर्मी से पूछा। कबीर प्लीज बैठिए, शिवानी ने मिलनसारी निभाते हुए कहा। थैंक्स, कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कबीर ने कहा। उसके इस तरह बैठने पर पास बैठी कली के चेहरे पर नफरत की जो एक लहर आकर गुजरी थी, वो कबीर से छुपी ना रह सकी थी। तब ये खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को घेर लिया था। आप कैसी हैं कली? मुस्कुराते हुए कबीर ने उससे पूछा। आई एम फाइन, कली ने रूखे से अंदाज में जवाब दिया था और निगाहें लगातार न्यूज़पेपर पर जमाए कभी कभी पेप्सी की सिप लेती वो अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। शिवानी का उससे खुशी से बात करने पर आज उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। वैसे शिवानी, आप अपने दोस्त के साथ बोर नहीं होती? कबीर ने गौर से कली का जायजा लेते हुए शरारत से भरपूर अंदाज में शिवानी से पूछा। गुलाबी कॉटन सूट में निखरी निखरी गुलाबी रंगत लिए चील सी गहरी आंखें और गुलाबी खूबसूरत गालों पर झुकी लंबी घनी पलकें, वो इस वक्त हमेशा से ज्यादा दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। आसपास की परवाह किए बगैर वो हमेशा की तरह वो उस वक्त भी खुद अपने वजूद में मगन थी।
कबीर को उसका यही लापरवाह, खुद अपने आप में मग्न रहने का अंदाज ही तो भाता था कि वो दिलो जान से उस पर फिदा था। उसमें दूसरी लड़कियों की तरह खुद को शो करने की आदत नहीं थी। वो अपनी क्लास की लड़कियों से बहुत कम बातचीत करती थी, हमेशा से एक फासला रखती आई थी वो खुद में और उनमें। अपनी शर्म हया को पास रखे हुए थी वो, और यही सब कुछ कबीर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। वरना यहाँ यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर एक लड़की थी जो फैशन और मॉडर्न में अपनी मिसाल एक थी, जो सिर्फ कबीर के एक इशारे पर पके फल की तरह उसकी गोद में गिरने को हर वक्त तैयार रहती थी। मगर कबीर रायचंद का दिल तो इस आम सी लड़की ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो उससे बात करना तो दूर कबीर रायचंद को देखना तक गवारा न करती थी। बिल्कुल भी नहीं कबीर, क्योंकि मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, शिवानी ने मुस्कुराकर कली को देखते हुए जवाब दिया। इनकी अच्छाई पर तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कबीर ने कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, कली किताबें समेटते हुए उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ शिवानी, तुम जो फ्री हो तो आ जाना, कली ने रूखे से लहजे में कहा और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। एक मिनट कली, प्लीज मेरी बात सुनती जाओ, कबीर अगले ही लम्हे उसके सामने खड़ा उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप, कली ने रूडली कहा। एक्चुअली इस तरह यहाँ खड़े होकर वो बात करना ठीक नहीं है, मेरा मतलब है कहीं बैठकर, कबीर ने झिझकते हुए कहा। तब वो खामोशी से वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठी, जिस पर कबीर को भी उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। एक्चुअली बात यह है कली कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और इसी सिलसिले में मेरे माँ बाप दोबारा आपके घर आ चुके हैं, मगर जवाब में दोनों बार ही इनकार किया गया, और मैं आपसे इस इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। कबीर ने धीरे धीरे अपना मकसद बयान किया। देखिए मिस्टर कबीर, आप मुझे पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं भी आपको पसंद करूं और आपसे शादी करूं। मेरे माँ बाप को जो ठीक लगा उन्होंने किया, इसलिए मैं आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। कली ने मजबूत अंदाज में दो टूक जवाब दिया। वो किसी भी तरह का उधार रखने की आदी न थी, और जब जो मुंह में आता था वो कह डालती थी, तभी अपना हिसाब किताब चुकता कर लेती थी। प्लीज़ कली, मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्या तुम कहीं और इंटरेस्टेड? कबीर ने धड़कते दिल के साथ ये सवाल किया कि जवाब में कुछ गलत ना सुनने को मिल जाए। पिछले कितने दिन में वो इसी सोच में पड़ा था कि कली जैसी लड़की उससे दोस्ती करे ये नामुमकिन है, इसीलिए वो जानता था कि उसके लाख इकरार पर भी वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देगी। तभी तो उसने अपने माँ बाप को मजबूर करके उसके घर भेजा था, मगर जवाब में इनकार सुनकर एक पल के लिए वो बुरी तरह झुंझलाहट में आ गया था। मगर फिर एक और कोशिश के तौर पर दोबारा उन्हें भेजा था, मगर इस बार भी वही नतीजा निकलने पर उसने कली से खुद बात करने की ठान ली थी। पहली बात तो ये कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर होती भी तो मैं आपको बताने के बाध्य नहीं हूँ। कबीर की आंखों में आंखें डाले वो बहुत खुरदुरे लहजे में बोली। थैंक गॉड, कली के जवाब का पहला लफ्ज सुनकर कबीर ने अचानक भगवान का शुक्र किया। उसने ये भी नहीं देखा कि कली ने किस अंदाज में ये बात बोली, वो तो बस इस वक्त अपने मतलब की बात सुनकर खुश हो रहा था। देखिए मिस्टर कबीर, आप फालतू में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो शिवानी, कल एक बार फिर किताबें समेटते हुए खड़ी हो गई। शिवानी जो इस पूरे टाइम में चुप बैठी उनकी बातचीत सुन रही थी, एकदम उठ खड़ी हुई। खैर, वक्त तो ना मैं अपना बर्बाद कर रहा हूँ और ना तुम्हारा, और रह गई शादी तो वो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे करनी है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। कबीर ने सोच भरे अंदाज में एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। व्हाट रबिश, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? कबीर के अंदाज और लहजे पर कली भड़क उठी। नहीं, मेरा मकसद आपको धमकी देना नहीं बल्कि यकीन दिलवाना है, इसीलिए मेरी बात पर तुम गौर जरूर करना। कबीर ने खड़े होते हुए एक सरसरी मगर भरपूर निगाह आग बबूला होती कली पर डालते हुए कहा। कबीर की आंखों में इस वक्त एक अजीब चमक थी जो कली की नजरों से छुपी न रह सकी थी। इतना कहकर कबीर बड़े बड़े डिग भरता कैंटीन से बाहर निकल गया, जबकि कली गुस्से से खड़ी खौलती रही। अखिल वर्मा कली के बाबा साइंस प्रोफेसर थे और गवर्नमेंट कॉलेज में नियुक्त थे। शरीफ घराने से होने की वजह से खुद भी शराफत पसंद थे। जिंदगी में लगातार आने वाले हादसों ने उन्हें बहुत खामोश इंसान बना डाला था। उनकी हंसती बसती जिंदगी में आने वाला पहला दुख उनकी बीवी की मौत थी। वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश और सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे कि उनके आंगन में आने वाले फूल ने उनकी खुशियां दोगुनी कर दी थी। कोमल के रूप में उन्हें एक खिलौना मिल गया था, और जब कोमल के बाद कली पैदा हुई तो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई कि पल्लवी जी बीमार रहने लगी और फिर कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई। अखिल जी के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। यही वजह थी कि इस सदमे को सहने और दोनों बच्चों को पालने पोसने के लिए उन्हें अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ा, और अभी इस सदमे से बाहर ना निकले थे कि उनकी इकलौती लाडली बहन पारुल तलाक का दाग माथे पर सजाए उनके दहलीज पर चली आई थी।
क्योंकि वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं थी, इसीलिए उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक देकर भेज दिया था। अखिल जी ने घर पारुल जी को औलाद के रूप में दोनों भतीजा कोमल और कली मिल गई थी और कोमल और कली को बुई के रूप में अपनी माँ मिल गई। ने मुश्किल की इस घड़ी में एक दूसरे को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि हर तरह से एक दूसरे का ख्याल भी रखा। अखिल जी और पारुल जी ने उन दोनों बच्चों को पढ़ाई और तौर तरीके में किसी किस्म की कोई कमी ना छोड़ी थी। कोमल ने जब बीए कर लिया तो अखिल जी ने अपने एक दोस्त की तरफ से आने वाले एक रिश्ते की ज़रूरी जांच पड़ताल करके कोमल की बात पक्की कर सगाई और फिर जल्दी उसकी शादी भी कर दी थी। मगर बदकिस्मती से चेतन कोमल के लिए अच्छा हस्बैंड साबित ना हुआ, क्योंकि कोमल के सास एक बहुत तेज मिजाज की औरत थी और उनका बेटा चेतन पूरी तरह उनके कहने में था। घर में होने वाली छोटी मोटी बातें धीरे धीरे लड़ाई झगड़ों में बदलती चली गई। बेचारी कोमल उस तेज मिजाज और शातिर औरत का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो एक दिन रूठ कर अपने मायके चली आई थी, जिस पर अखिल जी उसे समझा बुझाकर कुछ दिन बाद उसे ससुराल जाकर छोड़ आए और जो गलतफहमियां भी उनके बीच थी वो भी दूर कर आए थे। मगर बदकिस्मती से उन्हें ऐसा किए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक कोमल की मौत की खबर ने उनकी कमर तोड़ डाली। इसके बाद जो उनको चुप की मोहर लगी थी, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें कमी तो हुई मगर उनकी खामोशी पूरी तरह ना टूटी। रिटायरमेंट के बाद अखिल जी का ज़्यादातर वक्त बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने और एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चररशिप में गुजरता था। अपने घर की गुजर बसर चलाने के लिए भी आखिरकार उन्हें कुछ ना कुछ करना ही था, तो वह कर रहे थे। छोटी बेटी कली ने बीए करने के बाद इंग्लिश में मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ख्वाहिश जताई, तो अखिल जी ने उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी और अब वो एमए सेकेंड ईयर में थी। मर्दों के इस समाज में मर्द जात से कली बहुत खिन्नी थी। वो और उसकी ये खिन्नता ना तो अखिल जी से छुपी थी और ना ही पारुल जी से। यही वजह थी कि कली अपने लिए आने वाले किसी भी प्रपोजल के लिए हाँ नहीं करती थी। हालांकि अखिल जी और पारुल जी ने अपने अपने हिसाब से उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की, मगर वो अपनी सोच पर ठोस और निश्चिंत थी। अब इस उलझन से हम निकलना चाहते हैं। तेरे पहलू एक खुशबू में अब हम रहना चाहते हैं। तेरे आशिक बनकर खुशबू की तरह तेरी गली से गुजरना चाहते हैं। तलाश है इश्क में भटकी हुई थकान के बाद तेरे दामन में सिमट कर सुकून चाहते हैं। हमें ना देख समाने की धूमिल आंखों से, तुझे खबर नहीं हम तुझे कितना चाहते हैं। वफाए शर्त तो फिर अपने दरमियान अब भी हम किसके लिए ये दीवार रखना चाहते हैं। अपने बेड पर लैपटॉप खोले बैठा था और उसके आसपास ढेरों तस्वीरें बिखरी पड़ी थी, जिसमें वो पूरी तरह डूबा हुआ था। हर तस्वीर में कली साफ नजर आ रही थी। ये तस्वीरें यूनिवर्सिटी के अलग अलग फंक्शन के मौके पर कबीर ने अपने मोबाइल में कैद की थी। उन तस्वीरों को खींचते वक्त उसके जहन में कोई गलत ख्याल नहीं था, बल्कि ये तस्वीर उसने सिर्फ ये सोचकर बनाई थी कि ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात में जब वो लोग एक हो जाएंगे तो वो ये तस्वीरें कली को दिखाकर अपनी पल पल की मोहब्बत का उसे यकीन दिलाएगा। मगर बदकिस्मती से अब वो जो कुछ करने जा रहा था उसके बारे में ना उसने पहले सोचा और ना ही ऐसा उसका कोई इरादा था। कली से शादी करना उसके दिल की शिद्दत भरी ख्वाहिशों में से एक थी, इसलिए कबीर अब ये काम किसी और तरह से करना चाह रहा था। इतना तो वो जान ही गया था कि उसके रिश्ते से इनकार के पीछे खुद कली का हाथ था। क्यों? ये वो ना जानता था और ना ही उसे ये जानने का शौक था। वो जानता तो था तो सिर्फ इतना कि कली जैसी लड़की को हासिल किस तरह करना चाहिए, और इस सब के लिए उसने पूरे तौर पर प्लानिंग कर ली थी। कली वर्मा, तुम कबीर रायचंद की मोहब्बत हो और कबीर रायचंद अपनी पसंद की हुई चीज़ किसी के पास जाने नहीं देता। तो फिर तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम्हें कैसे मैं किसी और की होने दे सकता हूँ। यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में प्राइज लेती कली की तस्वीर को हाथ में पकड़े कबीर उससे कह रहा था। ब्लू कलर के सूट में कली के खूबसूरत चेहरे पर जीतने की खुशी की मुस्कुराहट चमक आ रही थी, जबकि गहरी आंखों में वही ठहराव और मजबूती थी जो उसकी शख्सियत में खास थी। कपिल रायचंद जमींदार घराने से थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े शेखर रायचंद, जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अपनी ज़मीनों की देखभाल संभाल रखी थी। कपिल रायचंद ने शेखर रायचंद की शादी अपनी मर्जी से अपने जानने वालों में ही कर दी थी, जिस पर शेखर और उसकी पत्नी शिखा दोनों खुश और निश्चिंत थे। जबकि दूसरे नंबर पर कपिल रायचंद की बेटी मीनल रायचंद थी, जिसकी शादी उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से की थी। मीनल और उसका हस्बैंड यूएसए में सेटल्ड हो गए थे। कबीर लाडला और जिद्दी भी बहुत था। माँ बाप को उसके साथ साथ उसकी हर जिद से भी प्यार था। यही वजह थी कि जब कबीर रायचंद के लिए लड़की देखने की बात हुई तो उसने अपनी पसंद सबसे आगे रख दी। तो उसकी पसंद पर एक पल के लिए सबको धक्का ज़रूर लगा, मगर कबीर के जिद के आगे सबको खामोश होना पड़ा।
हालांकि दोनों खानदानों की हैसियत और ओहदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, मगर इश्क और मोहब्बत शुरू से हैसियत और ओहदे के घमंड को टुकड़े टुकड़े करते आए हैं। अपने बेटे की ख्वाहिश और खुशी के लिए कपिल रायचंद, आशा रायचंद 2 बार प्रोफेसर अखिल वर्मा जी के घर जा चुके थे, मगर दोनों ही बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था और इस बात का उन्हें गुस्सा भी था। कबीर, कहीं जा रहे हो क्या? वो तरीके से तैयार होकर सीढ़ियां उतर रहा था जब आशा रायचंद ने उससे पूछा। जी मॉम, सब ठीक है? आपको कोई काम था क्या? कबीर ने उनके पास रुकते हुए इज्जत से पूछा। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारते हुए उन्होंने कहा। ब्लैक पैंट पर रेड शर्ट डाले अपने लंबे कद और कसरती बदन सहित उसकी पर्सनैलिटी दाद देने के काबिल थी। लाल और सफ़ेद रंगत भरे भरे लाल होंठ और उन होंठों पर खूबसूरत घनी मूछों ने उसके दिलकशी में और इजाफा कर दिया था। वो कुछ भी पहन लेता, सब कुछ उस पर जचता था। जी मॉम, कहें क्या बात है? कबीर ने उनके कंधे के दोनों तरफ बाजू फैलाते हुए कहा और फिर उन्हें साथ लिए लॉन्च में सोफे पर बैठा दिया। फिर खुद भी उनके करीब बैठ गया। बात यह है बेटा कि वो लड़की, क्या नाम है उसका? कली। उसके घर वालों ने तो जवाब दे दिया है, जबकि हम लोग 2 बार उनके घर हो आए हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों को हम में ऐसी कौन सी बुराई नजर आ गई जो हम लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता करने से इनकारी हैं। आशा रायचंद ने बात शुरू करते हुए अपनी परेशानी जाहिर की। एक्चुअली मॉम, बात यह है कि वो लोग अपने से ऊंचे लोगों में रिश्ता करते हुए डर रहे हैं। 100 तरह की सोच और डर होते हैं लड़की वालों के जहन में। शायद इसीलिए अपनी समझ से कबीर ने उन्हें निश्चिंत करना चाहा, इसीलिए उनसे झूठ बोल दिया। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब जब उन्होंने दूसरी बार भी इनकार कर दिया है तो क्यों ना हम लोग कहीं और। बेटे के चेहरे को गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, और अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर बोल उठा। मॉम, अब तक उन्होंने जो किया सो किया, मगर अब जब तीसरी बार आप लोग उनके घर जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपको जवाब हाँ में मिलेगा। मदर, यू डोंट वरी एनीथिंग। कबीर ने उनके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा। आशा रायचंद को उसका ये एक एक लफ्ज़ यकीन की दौलत से माला मार नजर आया। क्या मतलब तीसरी बार? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हद होती है बेइज्जती की भी। तुम क्या समझते हो कि वो लोग बार बार इनकार करते रहेंगे और हम बार बार उनके दरवाजे पर जाते रहेंगे? बस बहुत हो चुका। आशा रायचंद एकदम गुस्से में आ गई थी, मगर उनके गुस्से का दूसरी तरफ कोई असर ना हुआ था। ठीक है मॉम, अगर आप मुझे सारी उम्र कुंवारा ही देखना चाहती हैं तो मत जाइएगा उनके घर। अब मैं जाऊं? मुझे एक दोस्त की तरफ ज़रूरी काम से जाना है। ओके मॉम। बहुत आराम से कहता वो जा चुका था और आशा रायचंद सर थाम कर बैठ गई थी। कली प्लीज़ जस्ट 1 मिनट, मेरी बात सुन लो। क्लासेस ऑफ होने के बाद वो घर जाने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ रही थी जब कबीर ने आवाज़ देकर उसे रोकना चाहा। आज शिवानी भी नहीं आई थी, इसीलिए भी आज का दिन कली का बहुत बोर गुजरा था और अब कबीर के रूप में मुसीबत आती महसूस हुई कली को। बहुत गुस्से से रुककर उसने अपने पास आने वाले कबीर को देखा। पहले तो उसका दिल चाहा कि उसकी आवाज़ सुनी अनसुनी करके जाने के लिए कदम बढ़ा दे, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर ऐसा उसने किया तो कबीर उसके पीछे आने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा और बेकार में तमाशा बन जाएगा। इसलिए यही सोचकर रुक गई। सॉरी कबीर, मुझे देर हो रही है, इसीलिए आपकी बात पे फिर किसी वक्त। कली ने रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए अपने रास्ते से उसको टालना चाहा। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कली, जस्ट 1 मिनट। वो भी अपने नाम का एक सिंगल पीस था। सादगी की हद दिखाते हुए बोला। जी कहें। कली ने गहरी सांस भरते हुए मजबूरन कहा। आपकी एक अमानत थी मेरे पास, मैं वही देना चाहता था। कबीर ने अपने जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है इसमें? कली ने लिफाफे को हाथ लगाए बगैर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। खुद देख लो। कबीर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और कली को मजबूरन वो लिफाफा पकड़ना पड़ा और लिफाफा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लिफाफे में कुछ फोटो थी और उन फोटो में कली और कबीर एक दूसरे के बेहद करीब थे। कहीं वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे तो कहीं फोटो में बहुत लगाव से एक दूसरे को देख रहे थे। एक फोटो में कली का सर कबीर के कंधे पर रखा हुआ था। यूनिवर्सिटी के एनुअल डिबेट के फंक्शन पर ली जाने वाली कली की फोटो को कबीर ने बड़े माहिराना अंदाज में अपनी मर्जी से जज्बात पहनाए थे और इसी तरह और अलग मौक़ों पर अलग अलग फ़ोटो बनाई गई थी। देखने वाला किसी तरह से भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये फ़ोटो सचमुच में इसी एंगल से बनाई गई हैं या उन्हें रीमिक्स किया गया है। उन फोटो को देखते हुए कली का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वह उसमें समा जाए। उसे शर्म के साथ साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ये क्या बकवास है? गुस्से में मुठ्ठियां भींचते हुए उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा। ये बकवास नहीं, हकीकत है, कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यूनिवर्सिटी के अलग अलग फंक्शन पर उतारी जाने वाली इन फोटो के साथ तुम जैसे धोखेबाज इंसान ने, कली ने गुस्से से बिफरे लहजे में कहा।
स्वीट हार्ट, इन फोटो की सच्चाई क्या है ये मैं और तुम जानते हैं, मगर देखने वाली हर आंख उन फोटो को देखकर वही कुछ समझने पर मजबूर हो गई जो उन फोटो में नजर आ रहा है। कबीर ने शोखी भरी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बहुत अजीब अंदाज में जवाब दिया, जस्ट शट अप। स्वीट हार्ट कहना बहुत बुरी तरह तपा गया। वो गुस्से में चिंगाड़ी और उसके चिंगाड़ने पर कबीर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मैं अच्छी तरीके से तुम्हें अपनाना चाहता था, मगर तुम मेरे जज्बात समझ ही नहीं सके, इसीलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। दोनों हाथ सीने पर बांधे अब वो हकीकत हाल से उसे आगाह कर रहा था। ये शेर, तुम्हारी इस तरीके का अंजाम यही होना चाहिए। अगले ही पल कली ने अपने हाथ में पकड़े उन फोटो को 2 टुकड़े कर दिए थे। नो प्रॉब्लम डियर, ये और इस तरह के ना जाने कितने और फोटोज हैं मेरे पास, सेफ हैं, जो यकीनन मेरे प्रोफेसर साहब के लिए संभाल कर रखी हैं। उसकी हालत से मजा लेते हुए कबीर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्या मतलब? इस बार कबीर की बात पर कली के होश उड़ गए। गुस्से की शिद्दत में इस मामले की इतनी नाजुकी के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, और अब जब सोचा तो पूरी शिद्दत से कांप उठी थी। मतलब ये कि तुम्हारे पास 2 दिन है फैसला करने के लिए। इन 2 दिनों में तुम्हें अपना फैसला करना है कि क्या तुम्हें उम्र भर के लिए मेरा साथ मंजूर है या नहीं। 2 दिन बाद मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा तुम्हारे घर भेजूंगा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो इन फोटो की कहानी सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी, और अगर जवाब पहले 2 बार की तरह इस बार भी ना हुआ तो नतीजे में इन फोटोज़ को ना सिर्फ प्रोफेसर साहब तक पहुंचा दूंगा, बल्कि जो मेरे जहन में आएगा मैं करूंगा। कबीर ने मजबूत अंदाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए वार्निंग भरे लहजे में कहा। कुछ देर कली के सफ़ेद पड़े हुए परेशान चेहरे को गौर से देखने के बाद वो दोबारा बोला, तुम खुद सोचो कि जब प्रोफेसर साहब के सामने ये फोटो जाएंगी तो तुम्हारा वो इमेज और किरदार उनकी नज़रों में कितना ख़राब हो जाएगा। ये तुम मुझसे बेहतर सोच सकती हो। एक पल के लिए सोचो, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी जो शख्सियत और किरदार की उस ऊंचाई पर है जहाँ से उनका सर फख्र से बुलंद होता है, तो उनके फख्र और घमंड की वजह है वही बेटी एक ऐसे रास्ते पर चल निकली है जिसके बारे में सोचकर वो खुद अपनी नज़रों में शर्मसार हो जाएंगी। तुम उनकी नज़रों से गिर जाओगी। आने वाले वक्त की सितमगर हकीकत में वो कली को आगाह कर रहा था, और उसकी कही गई एक एक बात कली को जिल्लत का बेहद एहसास उसके अंदर तक समा गया था। वो एक ऐसी गेम का हिस्सा बन गई थी जिसके बारे में उसने कभी ना सोचा था। तुम घटिया धोखेबाज इंसान, मैं आज ही जाकर तुम्हारी हकीकत बाबा को खबर कर दूंगी, कली ने गुस्से में कहा था, मगर ना जाने क्या बात थी कि ऐसा करते हुए उसका लहजा एकदम ही धीमा हो गया था। फाय नॉट, शौक से, इस वक्त गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, इसीलिए तुम्हें जो बेहतर लगता है तुम कर लो। हाँ, मगर जब गेंद मेरे कोर्ट में आएगी तो जो मुझे बेहतर लगेगा वो मैं कर लूंगा। ओके, सी यू अगेन, लहजे में कहता लापरवाही से आगे बढ़ गया, जबकि सुन्न पड़े जहन और दिल के साथ वो वहीं खड़ी तकदीर के इस वार के बारे में सोचती रही। बहुत दिन बाद फिर ऐसा हुआ है कि हमसे आईना रूठा हुआ है। तुम्हारे जीत जाने से ज़्यादा हमारी हार का चर्चा हुआ है। वो बैग पर दोनों घुट्टों में सर दिए बैठी थी। सोच सोचकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था, मगर इस मामले के हल के लिए कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। पिछले 24 घंटे से उसकी यही हालत थी। अपने इतने चाहने वाले बाबा को वो कोई दुख कोई तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि बदनामी और रुसवाई की इस जिल्लत को देखने के बाद तो शायद वो जिंदा भी ना रह पाए। अगर वो बाबा को कबीर रायचंद की हकीकत के बारे में सब कुछ सच सच बता भी देती तो ना जाने कितने कबीर उन फोटो के जरिए क्या कुछ कर देता। वो एक अजीब सी परेशानी में फंस कर रह गई थी। मर्दों की ज़ात से नफरत करते करते आखिर आज वो खुद भी ऐसे ही एक मर्द के चंगुल में फंस गई थी। उसे उस वक्त कबीर रायचंद से शिद्दत भरी नफरत महसूस हो रही थी। सारी रात वो एक पल के लिए भी सो ना पाई थी। दिल अपने अंदर अनजानी परेशानी और खौफ की जगह बना चुका था। उसे तमाम फोटोज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मगर दिल को किसी तौर पर सुकून ना आ रहा था। क्या सोचेंगे बाबा मेरे बारे में जब वो फोटो उनके सामने आएगी तो? उसके दिल की हार्ट बीट ये सोच सोच कर बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी, और उससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। हर गुजरते पल के साथ उसकी परेशानी और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। जब सोच सोच कर थक जाती तो बेतहाशा रोने लगती। आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी और अपने कमरे में बंद सुबह से वो ना जाने कितनी बार रो चुकी थी। क्या बात है कली, आज तुम सुबह से कमरे में ही बंद हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो उन्हीं सोचों में गुम थी जब पारुल जी ने दरवाज़ा खोलकर झांकते हुए पूछा। जी जी बुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द था इसीलिए। लहजे और आंखों की नमी पर काबू पाते हुए उसने जवाब दिया, और फिर जल्दी से दोनों हाथों की हथेली से चेहरा साफ कर लिया। तो मुझे बताती बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती, उन्होंने बेड पर उसके सामने बैठते हुए कहा। अरे नहीं बुई, आपको पता है ना कि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, कली ने मना किया। फिर बोली, बुई मैंने टैबलेट ली है मगर पता नहीं क्यों आराम नहीं आ रहा। उसे दोनों हाथों से अपनी कनपटियों को दबाते हुए जवाब दिया। दर्द क्यों नहीं होगा, दिन रात जो पढ़ाई में लगी रहती हो। हाल देखो अपना, तुमने क्या कर लिया है।
सूख कर कांटा होती जा रही हो, ऊपर से ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं। आओ मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। अजीब लड़की हो, न खाने का होश है होता है, न पीने का, न सोने की फिक्र होती है, न जागने की। पारुल जो शुरू हुई तो मुश्किल से रुकी और फिर कली के नाना करने के बावजूद उसे सामने बिठाकर तेल की मालिश करने लगी। एक बात तुमने नोट की कली? कमरे में कुछ देर की खामोशी को पारुल जी ने तोड़ते हुए कहा। क्या बात हुई? अपनी सोच और उलझनों में गुम कली ने चौंक कर पूछा। भाई पहले से ज्यादा खामोश रहने लगे हैं, कुछ उलझे उलझे से, कुछ परेशान। पता नहीं क्या बात है। तेल मसाज करती उनकी उंगलियां थोड़ी देर को रुकी थी, जैसे अपने भाई की परेशानी का कोई सिरा ढूंढ रही हूँ। शायद कोमल दीदी की याद परेशान कर रही होगी। कली ने कुछ सोच कर जवाब दिया। पता नहीं कोमल की याद परेशान कर रही है उन्हें, या हर आने वाले रिश्ते से तुम्हारा किए जाने वाला इनकार उन्हें परेशानी में डाल रहा है। करते हुए कहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए दोबारा बोली। कुछ तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रहा है। पारुल जी की बातों ने कली को नए सिरे से तकलीफ और परेशानी में डाल दिया था। पुई, मेरी वजह से बाबा क्यों टेंशन लेती हैं? मैंने एक बार उन्हें कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर बार बार वो मेरे बारे में क्यों सोचते हैं? नहीं करनी है मुझे शादी। मैं हमेशा बाबा और आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ये बात उन्हें क्यों नहीं समझाती? कली ने रुक मोड़ कर उनकी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में कहा था। तुम ये सब कुछ कह सकती हो बेटा, क्योंकि तुम उनकी जगह पर नहीं हो। अगर खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचोगी तो पता चलेगा कि माँ बाप की फिक्र और परेशानियाँ क्या होती हैं। पगली, अपनी औलाद को शादी के बंधन में बांधना माँ बाप का फर्ज होता है, और बेटियां तो होती ही पराया धन है। जितना भी माँ बाप उन्हें अपने पास रख लें, आखिर में एक न एक दिन उन्हें विदा करके दूसरे घर भेजना पड़ता है। इसीलिए तुम खुद ही अपने ये जिद छोड़ दो और अपने बाबा की खुशी की खातिर कोई फैसला कर लो। पारुल जी सुलझे हुए लहजे में बड़े सद्भाव से उसे समझा रही थी। हाँ, ताकि आपकी और कोमल दीदी की तरह मैं भी इस समाज के किसी मर्द के हाथों खिलौना बन जाऊं। नहीं बुई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। कली ने उनकी बात काटते हुए तेज लहजे में कहा। लेकिन बेटा, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं बुई। मैंने तो इस समाज में हर तरफ यही देखा और सुना है। खुद आप अपनी मिसाल ले लें। आपके हस्बैंड ने शादी के 12 साल बाद इसीलिए आपको तलाक दे दिया कि आप उनको औलाद ना दे सकी। उन्होंने एक ऐसी बात पर आपको छोड़ दिया जो आपके बस में ही नहीं थी। आपकी ज़िंदगी के, आपकी जवानी के 12 साल बर्बाद करके उसने तलाक का दाग आपके माथे पर सजाकर आपको विदा कर दिया। फिर आप कहती हैं कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। और कोमल दी के साथ क्या हुआ है, ये आप भूल गई? उनके हस्बैंड को शादी करने और अपने अधिकार पूरे करने का तो पता था, मगर बीवी की इज्जत अपनी फैमिली में किस तरह करवाई जाती है ये नहीं पता था। बीवी के अधिकार और दायित्व क्या होते हैं उन्हें ये नहीं पता था। क्या कुछ नहीं किया उन जालिमों ने दीदी के साथ, और वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। आखिरकार आखिरकार उन्होंने दी को मार डाला। फिर आप कहती हैं कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते बुई। इस समाज में सब मर्द एक जैसे होते हैं। पहले आपके हस्बैंड, फिर कोमल दी, और अब कबीर। वो अपने दिल की भड़ास निकालने पर आई तो बोलती चली गई। कबीर? क्या किया है कबीर ने? पारुल जी ने चौंक कर पूछा। जारी है। क्या कबीर का सच अपनी बुई को बता पाएगी कली? जानने के लिए देखते रहिए कैसा ये इश्क है।